जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका सबके अपने YouTube चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपके इंटरनेशनल बिजनेस सेमेस्टर 4, ठीक है। तो आपके बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम जिसमें भी आता है उसमें काम आ जाएगा। बेसिकली कल जो एग्जाम है उसके लिए वीडियो है, वन शॉट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस, नाम से ही क्या समझ आ रहा है, इसका इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इंपॉर्टेंस, ठीक है। दो इंपॉर्टेंस है इसके, तो वही मैं, ठीक है, आपको बताऊंगा। चलो सबसे पहले डेफिनेशन। सो इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू एनी कमर्शियल एक्टिविटी सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांजैक्शन दैट क्रॉसेस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इंटरनेशनल बिजनेस वो होता है कि चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई ट्रांजैक्शन हो, अगर वो एक देश से, अगर वो ये आपकी कंट्री है, ये आपकी कंट्री है, ठीक है, और ये बॉर्डर है, और ये की अनदर कंट्री है, ठीक है, अनदर कंट्री है, नेपाल है, ठीक है। अगर इंडिया से नेपाल में ट्रांजैक्शन हो रही है, इंडिया से नेपाल में आपका ट्रेड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। बात खत्म, इंटरनेशनल बिजनेस समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें दो टाइप होते हैं, दो चीजें होती है, एक होता है होम कंट्री, एक होता है होस्ट कंट्री। तो यहाँ पे होम कंट्री तो वो होती है जिसमें आप काम करते हो, ठीक है। होम कंट्री वो जिस देश का बिजनेस हो, बेसिकली होम कंट्री किसे कहेंगे, जिस देश का व्यवसाय हो, बिजनेस हो, ठीक है, व्यवसाय हो, ओके, या जिस देश का बिजनेस हो। और होस्ट कंट्री जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो। अभी यहाँ पे आप थे, आपने कहाँ जाके बिजनेस सेटअप करा, नेपाल में, तो नेपाल यहाँ पे क्या है, होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री, ठीक है मेरे भाई। होस्ट कंट्री उसे कहेंगे जिस देश में आप बिजनेस करने गए हो, ओके। चलो दोनों चीजें समझा दी। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं इसकी क्या रहने वाली है। तो इट इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग बिजनेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज और नेशनल बाउंड्रीज। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन मतलब बॉर्डर क्रॉस होना ही है, आप कुछ भी काम करो बॉर्डर क्रॉस होगा, अगर तो वही आपका इंटर भी जाके इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। कंडक्ट बिजनेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में आपका जो बिजनेस है वो चलेगा। कल्चरल डाइवर्सिटी, इसमें मतलब सक्सेस रिक्वायर्स कंपनीज टू लर्न अबाउट, अडेप्ट टू एंड रिस्पेक्ट द कल्चरल एस्पेक्ट फॉरेन मार्केट्स। अब आप फॉरेन मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो फॉरेन मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आपकी कंपनी आपके बिजनेस की ये रहेगा, आपकी कंपनी आपके बिजनेस को ये करना पड़ेगा कि आपको एक दूसरे कंट्री की कल्चर समझना पड़ेगा। इंडिया का कल्चर सबको पता है कि इसमें मोस्टली लोग, बहुत सारे लोग आजकल वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं दिन पे दिन, ठीक है। एंड कल्चर देखो ना, कल्चर मोस्टली कल्चर जैसे कैसा है आप जानते हो, ठीक है। तो हमें इंडिया का कल्चर पता है, लेकिन वहीं पे अगर हम किसी अनदर कंट्री में जाए, नेपाल में जाए, तो वहां का कल्चर किस टाइप होगा, वो वहां पे थोड़ा पहाड़ी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, वहां पे शहर कम है या फिर जो भी है, मतलब, ठीक है। तो जैसा है, तो हमें दूसरे कंट्री का कल्चर है वो समझना पड़ता है। तो कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब ये है। उसके बाद है लाइबिलिटी ऑफ फॉरेनर्स, मतलब फॉरेन फर्म्स फेस इनहेरेंट रिस्क, कॉस्ट एंड डिसएडवांटेज कंपेयर टू लोकल फर्म्स ड्यू टू देयर लैक ऑफ फैमिलियरिटी विद द न्यू कंट्रीज लीगल, कल्चर एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हम एक नई कंट्री में जा रहे हैं, और यही बिजनेस अगर हम हमारी कंट्री में करें, इसी कंट्री में करें, इंडिया में ही करें, तो हमें पता रहेगा, हम लॉस होने से बच सकते हैं। लेकिन हम ना अब जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, हमें यहाँ का एनवायरनमेंट नहीं पता, हमें यहाँ का कल्चर नहीं पता, हमें यहाँ के लॉस ज्यादा नहीं पता। क्या पता हम गलती से कोई गलत का चीज कर बैठे, हम पे कोई मतलब केस लग जाए, है ना। तो हमें हर चीज ध्यान से करनी होती है, तो लॉस होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो ये हो जाता है लायबिलिटी ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। डाइवर्स एनवायरनमेंट, वही चीज हो जाती है। ऑपरेशन स्पैन मल्टीपल कंट्रीज ईच हैविंग इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। डाइवर्स एनवायरनमेंट मतलब देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो हर इकोनॉमिक का एक मतलब हर कंट्री का एक अलग एनवायरनमेंट है, जैसे इसके हर कंपनी के अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, लीगल सिस्टम अलग है ना, और आपका कल्चरल एनवायरनमेंट अलग है। तो डाइवर्स एनवायरनमेंट मतलब हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, चाहे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, है ना, लीगल सिस्टम हो, है ना, या फिर कल्चरल एनवायरनमेंट हो। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, इसका मतलब है कि मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स विद वेरिइंग रेगुलेशन इंक्रीजेस ऑपरेशनल। इसका मतलब क्या रह जाएगा आपका, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। देखो आप एक अपने देश में तो बिजनेस संभाल ही रहे थे,
साथ ही साथ दूसरे देश में भी संभाल रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा, तो ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, ठीक है। मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज अक्रॉस डिफरेंट मार्केट, दो अलग अलग मार्केट्स में, मतलब डिफरेंट मार्केट्स में, है ना। आप क्या कर रहे हो, अपने जो बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हो। चलो इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस सबसे पहले होम कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब हमारी देश की कंपनी है, वो दूसरे देश में बिजनेस करने जा रहे हैं, तो हमारे देश के लिए क्या फायदा देते हैं। इंपॉर्टेंस मतलब फायदा समझो अभी तुम, ठीक है। फायदा तो सबसे पहले रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो अर्न करेगी प्रॉफिट्स अब्रॉड एंड ब्रिंग दैट मनी बैक। देखो कंपनी दूसरे देश में अर्न करेगी और वो लाएगी हमारे पास। नेपाल में बेचा उसने, नेपाल का पैसा कमाया, जो भी यार वहां पे रुपी आया, जो भी रहता है कमाया, और वो इंडिया में आई, तो इंडिया का फायदा हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या रहता है, दैट मनी बैक टू होम बूस्टिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती है, क्योंकि हमारी कंपनी कमा रही है बेसिकली, तो हमारे देश की जीडीपी में ही काउंट होगा ना। उसके बाद इनोवेशन, अब हम एक नई कंट्री में जा रहे हैं, तो उस कंट्री में हमें ऐसे प्रोडक्ट देने पड़ेंगे जो पहाड़ी जगह पे अच्छे काम, अच्छे वर्क करे। हम अलग चीजें सेटअप करेंगे। ऐसे हम, मेरी सिम की कंपनी है, अब मैं वो सिम नेपाल में देना चाहता हूँ, तो नेपाल में मुझे टावर सेटअप करना पड़ेगा। तो बेसिकली वहां पे इनोवेशन होगा, नई चीज डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, मान के चलो मैं अपनी कंट्री में लॉस आ जाता हूँ, लॉस में आ जाता हूँ, अपनी कंट्री में लॉस में आ जाता हूँ, तो मेरे पास डाइवर्सिफाई है, हो सकता है मैं नेपाल में प्रॉफिट कर जाऊं, नेपाल में, या फिर मैं नेपाल में लॉस में चला जाऊं, तो हो सकता है अपनी कंट्री में प्रॉफिट कर जाऊं, है ना। अपनी कम कम कंट्री में प्रॉफिट कर जाऊं, तो हमारा लॉस जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, ठीक है। रिस्क हमारा डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक्सेस टू न्यू टेक, वही बात जो मैंने अभी बताई थी कि हम फॉरेन मार्केट में एंटर कर चुके हैं, हम अब नए टेक्नोलॉजीज और बेटर वेज ऑफ वर्किंग पे वर्क करेंगे, ठीक है। बेटर वेज ऑफ वर्किंग ढूंढेंगे, ठीक है, अलग काम करने के अलग अलग अच्छे तरीके। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं होस्ट कंट्री, मतलब हम जिस कंट्री में सेटअप करने जा रहे हैं उसमें क्या फायदा है। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग इन फ्रेश कैपिटल इंप्रूविंग द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द लोकल इकोनॉमी। अब मैं नेपाल जाके सेटअप कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं नेपाल में अपनी बिल्डिंग खड़ी करूंगा, उस बिल्डिंग के लिए मजदूर लाऊंगा, वहां भी पैसा मिलेगा, उधर भी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आ रहा है समझ, वहां भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, कहीं ना कहीं वहां का फायदा है। न्यू टेक एंड प्रोडक्ट्स, वही बात जो यहाँ पे था वो यहीं आ गया, न्यू टेक एंड प्रोडक्ट्स। अब नेपाल के लोगों को नए प्रोडक्ट्स और नए टेक्नोलॉजीज वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, हाँ, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, इट ब्रिंग्स एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इनोवेशन टू लोकल इंडस्ट्रीज। अब नेपाल हो सकता है इतना एडवांस ना हो, हम वहां जाके बहुत अच्छे एडवांस चीजें उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे यहाँ के गैजेट्स, ठीक है। जैसे पोर्ट्रॉनिक्स से बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स बनाता है, तो वो पोर्ट्रॉनिक्स अगर नेपाल में जाकर ट्रेड करेगा तो वहां के लोगों को भी फायदा होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट। अभी बता दिया मैंने, हम लोग जाएंगे, मेरी कंपनी नेपाल में सेटअप होगी, तो नेपाल में सेटअप है होने के बाद, नेपाल में सेटअप होने के बाद क्या होगा कि वहां पे मेरी एक बिल्डिंग बनेगी, मैं उस बिल्डिंग में एक ऑफिस बनेगा मेरा, उस ऑफिस में मैं कोई ना कोई एम्प्लॉय तो जरूर रखूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ के एम्प्लॉय को नेपाली लैंग्वेज तो आती नहीं होगी, तो वहां के एम्प्लॉयज रखूंगा, वहां पे क्या जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट। तो ये फायदा किसके लिए हुआ, आपके होस्ट कंट्री के लिए हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब तुम भी देखोगे कि इंडिया में सैमसंग है, बड़ी बड़ी एमएनसीज है, बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस जाके इंडिया में सेटअप करते हैं, तो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है ना। सो क्या थे हम, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन लीड्स टू बेटर रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। वो बहुत अच्छे रोड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिल्ड करती है हमारी कंट्री में या फिर होस्ट कंट्री में, ठीक है। हाँ, चलो चैलेंजेस, हमें इस बीच क्या चैलेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कल्चरल बैरियर्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफरेंस इन लैंग्वेज, कस्टम, कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड एथिक्स कैन लीड मिसअंडरस्टैंडिंग इफ नॉट केयरफुली नेविगेटेड। अब देखो एथिक्स की बात हो रही है, देखो सबसे पहले मैं शुरू से ही बता देता हूँ, एथिक्स छोड़ो। सबसे पहले लैंग्वेज का डिफरेंस, अगर अब मैं सीधा चला जाऊं जापान चला जाऊं अपना बिजनेस सेटअप करने, तो क्या मेरे को कुछ समझ आएगा, वो क्या बोलेंगे मुझे समझ नहीं आएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है, कम्युनिकेशन स्टाइल में, एथिक्स में। अब देखो जापान में क्या रहता है, मोस्टली ना सारे लोग कुछ भी करने से पहले ऐसे झुकते हैं, वो एथिक्स मेरे अंदर नहीं है ना, यहाँ पे इंडिया में ऐसे नहीं है, बात को समझो, है ना भाई। तो कल्चरल बैरियर रह जाता है इस वजह से, तो बिजनेस में चैलेंज रहता है कि हमें वहां की चीजें पहले से ही सीख के जानी पड़ती है। लीगल सिस्टम्स, अब जापान, नेपाल, यहाँ पे क्या लीगल है क्या नहीं, हो सकता है कि कल को मैं वहां पे कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच दूं जो वहां पे लीगल ही ना हो, ऐसा तो देखो बेचूंगा नहीं, बट बाय चांस कुछ ऐसी चीज निकले कि वो मैं कर रहा हूं और मुझे पता नहीं है कि वो लीगल है या नहीं, और वो इलीगल निकलती है,
ठीक है, बट हमारे यहाँ वो लीगल है, तो ये चीज बाद में मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लीगल सिस्टम्स। सो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड टैक्स स्ट्रक्चर वेरी हैवीली बाय रीजन एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। वहां पे टैक्स स्ट्रक्चर हो सकता है अलग हो, टैक्स स्ट्रक्चर ठीक है हो सकता है अलग हो, हाँ इनके चक्कर में हमारे ऊपर पेनल्टीज लग सकती है, तो हमें सब कुछ पहले से पढ़ के जाना पड़ता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजिंग लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट एंड इन्वेंट्री अक्रॉस इंटरनेशनल बायर्स। हमें सबसे पहले इन्वेंट्री देखनी पड़ती है, लॉजिस्टिक इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो ध्यान देना पड़ता है। एंड उसके बाद हाँ, उसके बाद हमें अपने बिजनेस पे तो देखना ही पड़ता है जो हमारी कंट्री में, फिर ये सब काम हम दूसरे बिजनेस में भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ठीक है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स रोबस्ट नेटवर्क टू रन स्मूथली। ठीक है मेरे भाई, ओके इतना पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आगे जो हमें पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो आपके पास क्या क्या मोड है, क्या किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हो। सबसे पहले आपका एक्सपोर्टिंग है, यानी कि देखो एक्सपोर्टिंग क्या हो जाता है आपका, प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज इन योर होम कंट्री एंड शिपिंग देम इनटू टू सेल इन अनदर कंट्री। आप ऐसे गुड्स को प्रोडक्शन करो, ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करो एंड देन उसको किसी अनदर कंट्री में बेचो, तो वो आपका कहलाएगा एक्सपोर्टिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्यात, है ना, आई थिंक निर्यात ही बोलते हैं, हाँ बिल्कुल निर्यात। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, मैं ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम वाइज पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ा दे रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ के सुन के लिखो। थोड़ा सा और डिटेल्ड में पढ़ना है, बुक में थोड़ा सा ही ज्यादा डिटेल्ड में है, बस इनके साथ के साथ दो तीन एडवांटेजेस, दो तीन डिसएडवांटेजेस इसमें दे रखे हैं। ठीक है, चलो एक्सपोर्टिंग हो गया, उसके बाद आ जाता है आपका काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड आपका होता है मेथड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैश और मनी। ये आपका आ जाता है बार्टर सिस्टम में। क्या आ जाता है, बार्टर सिस्टम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जस्ट लाइक दैट। चलो, ये है मेरे पास यहाँ पे क्या, नेपाल, ये है मेरे पास इंडिया। हम दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला एक कंपनी है हमारे यहाँ के टाटा, और यहाँ की एक कंपनी ले लो XYZ। इसने बोला कि ऐसा करो, आप मुझे अपना ये वाली गाड़ी मेरे को दो। उन्होंने बोला कि आप मुझे अपनी रेंज रोवर गाड़ी दे दो, बदले में हम अपना ये वाला WY प्रोडक्ट दे रहे हैं। WY प्रोडक्ट का नाम है कुछ भी, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, जितनी गाड़ी इनकी रेंज रोवर है उतनी ही। तो उन्होंने बोला कि आपस में एक्सचेंज करते हैं अपनी एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, तो ठीक है, तुम मेरी रेंज रोवर रख लो, मैं अपना ये दे देता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सीरियस में मत जाना। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं होता, मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ खाली। इन्होंने बोला हमारा, चलो रेंज रोवर छोड़ो, इन्होंने बोला हमारे ये प्रोडक्ट रख लो तुम, इसके बदले तुम अपने ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे को दे दो। दोनों ने में एक्सचेंज कर लिया, तो ये क्या होगा, काउंटर ट्रेड हो गया। जॉइंट वेंचर क्या हो जाता है आपका, व्हेन टू और मोर कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जॉइन फोर्सेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टुगेदर, शेयरिंग ओनरशिप, कॉस्ट, रिस्क एंड प्रॉफिट्स। ओनरशिप, कॉस्ट, रिस्क, ठीक है, और प्रॉफिट, ये चारों चीजें आपस में शेयर करती है। कितनी, दो या फिर और टू और मोर, दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में जुड़ जाती है और मिलके एक बिजनेस खोलती है, बस जुड़ जाती है आपस में, या फिर ठीक है, या फिर एक नया बिजनेस खोलती है और आपस में अपना रिस्क, अपना कॉस्ट, अपना प्रॉफिट शेयर करती है। तो ये इसे क्या कहलाते हैं, जॉइंट वेंचर कहलाते हैं। मर्जर्स एंड एक्वाजिशन भी इसी की तरह है। मर्जर, दो कंपनी A+B, एक नई कंपनी बन गई, सिर्फ दो, यहाँ पे सिर्फ दो की बात हो रही है। ठीक है, व्हेन टू इंडिपेंडेंट कंपनीज कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ न्यू सिंगल कंपनी, एक नई सिंगल कंपनी बनती है, तो ये क्या हो जाता है, मर्जर। लेकिन वहीं पे एक बड़ी कंपनी, एक ए पर एक बड़ी कंपनी और बी एक छोटी कंपनी है, बी को मैं क्या स्मॉल लिख दे रहा हूँ, तो और ये ए ने बी को खरीद लिया। जब ए बी को खरीद लेता है और बनता ही क्या, लास्ट में ए बनता है, यानी एक कंपनी ने दूसरी को खरीद लिया और बड़ी वाली कंपनी का ही नाम आ रहा, तो ये क्या हो जाता है, एक्वाजिशन। अब यही इंटरनेशनल लेवल पे करना है, दो कंपनी जुड़ रही है, तो एक इस देश की एक इस देश की जुड़ रही है, आपस में एक्वाजिशन हो रहा है, एक्वाइजिशन हो रहा है। ठीक है, तो एक कंपनी हमारे देश की होगी और बी कंपनी किसी और देश की होगी और आपस में जुड़ रही है, तो ये भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, ए ने विदेश की हमारी टाटा ने इसके XYZ को खरीद लिया और नाम किसका आ रहा है बाद में, टाटा। ठीक है, तो हमारी ये भी क्या एक्वाजिशन है, लेकिन क्या है ये इंटरनेशनल बिजनेस में। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग आपका क्या हो जाता है, अ बिजनेस एग्रीमेंट वेयर अ कंपनी लाइसेंसर अलाउज अ फॉरेन कंपनी टू यूज इट ब्रांड नेम प्रोडक्ट। देखो मतलब, कहने का मतलब है कि देखो, अब बिजनेस एग्रीमेंट, एक बिजनेस एग्रीमेंट है ये, जहां पे एक कंपनी, वेयर अ कंपनी लाइसेंसर, देखो यहाँ पे टाटा है, कौन लाइसेंसर है, कौन है, लाइसेंसर है। ठीक है,
और नेपाल की एक कंपनी है XYZ कंपनी है लाइसेंसी, ठीक है। लाइसेंस इसने XYZ ने आके बोला कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ, मुझे अपना अपना नाम, ये जो टाटा स्टील का नाम है, ये टाटा स्टील का नाम है, इसको यूज करने दो, क्या तुम दोगे? ठीक है, मेरे को कुछ टाइम के लिए रेंट पे दे दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हमने बोला जा ले जा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी बोलेंगे भी नहीं है, बट हमने बोला भी जा ले जा। तो ये कंपनी कहलाएगी लाइसेंसर, ये कंपनी कहलाएगी लाइसेंसी। रेंट पर देकर इसका कुछ टाइम के लिए कॉपीराइट इसका यूज करती है वो, ठीक है। टू ओपन अ बिजनेस यूजिंग इट्स एग्जैक्ट ब्रांड नेम, इसके एग्जैक्ट ब्रांड नेम का यूज करके ये ऑपरेशनल सिस्टम, एक्सचेंज और फीस और शेयर प्रॉफिट्स, सॉरी एग्जैक्ट ब्रांड नेम का, सॉरी मैंने जस्ट सेकंड, मैंने गलती से ना नीचे वाली लाइन पढ़ दी थी। अलाउज अ फॉरेन कंपनी लाइसेंस टू यूज इट ब्रांड नेम, प्रोडक्ट, पेटेंट और टेक्नोलॉजी, ये इसकी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट का पेटेंट, ब्रांड नेम भी इसकी यूज करती है और अपने देश में बिजनेस करती है, ठीक है। कौन? लाइसेंसी कंपनी, लाइसेंसर कंपनी का। अगला आ जाता है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग यानी एग्जांपल है सबसे बेहतर होता है इनका मैकडोनल्ड और डोमिनोज, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि अब बिजनेस मॉडल वेयर अ कंपनी को, इसमें जो कंपनी है ना मैकडोनल्ड और वो, ये दोनों क्या है? फ्रेंचाइजर है। क्या है? फ्रेंचाइजर है। Allows another company, person or a company franchisor to open a business using its exact brand name, products and operational system in exchange of fees and share of profits of। देखो इसमें क्या रहता है कि हम एक सिंगल पर्सन है या फिर हमारी कोई कंपनी है, चाहे हमारी कोई कंपनी है, हम जाएंगे मैकडोनल्ड के पास, हम बोलेंगे भाई अपनी फ्रेंचाइजी कितने में देते हो मेरे को बताओ, हम इन्होंने बोला इतने रुपए में, हमने ले ली। अब हम इनका ब्रांड नेम यूज करेंगे, हम इनके तरीके, बर्गर बनाने का तरीका, हम इन्हीं की तरह यूनिफॉर्मिटी में आ जाएंगे कि जैसा ये लोग करते हैं बिल्कुल वैसा वैसा करेंगे, और हम भी क्या बेचेंगे? बर्गर बेचेंगे। अब जो प्रॉफिट होगा, हमें तो इसी के नाम की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा वो हम भी रखते हैं और मैकडोनल्ड भी कुछ हिस्सा रख लेता है, ठीक है। तो ये आपकी फ्रेंचाइजिंग हो जाती है। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ फॉरेन कंपनी इज हायर्ड टू डिजाइन, बिल्ड एंड, ठीक है, अब डिजाइन फुल्ली सेटअप अ प्रोजेक्ट लाइक अ ब्रिज, एयरपोर्ट और फैक्ट्री फ्रॉम स्क्रैच, वंस इट्स फुल्ली रेडी टू ऑपरेट दे सिंपली हैंड ओवर। मेरी इंडिया की कंपनी है, अच्छा चलो अब इंडिया की बहुत हो गई, अब नेपाल की कंपनी XYZ, अब वो इंडिया आती है और बोलते हैं कि यार तुम्हारे इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहां पे हमें ब्रिज बनाना है, जस्ट लाइक इस टाइप का 2 पहाड़ों के बीच में ब्रिज बनाना है, इस टाइप का हमें इंजीनियर्स दे दो। ये भी क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस है, ठीक है। ये कंपनी पे आती है हमारी, उसमें मांगते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अब हम सेम, अब बड़ी बड़ी, अब देखो इसका एग्जांपल समझाता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ पे कंपनीज में आती है, वो कहती है कि अपने यहाँ के बच्चे भेजो, मीन्स पास आउट बच्चे भेजो, एजुकेटेड बच्चे भेजो, जो हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट का काम कर सके, जो अच्छे मैनेजर्स बन सके। एन अरेंजमेंट वेयर अ कंपनी हायर्स अ फॉरेन एक्सपर्ट, एक कंपनी फॉरेन एक्सपर्ट को हायर करती है फॉर्म टू मैनेज एंड रन इट डेली बिजनेस, ठीक है, ताकि वो उसके क्या कर सके? डेली बिजनेस को रन कर सके, ठीक है मेरे भाई। यही आपका मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये छोटा सा टॉपिक था ये, तो मैंने सोचा करा देता हूँ, क्यों छुड़वाना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हमें टॉपिक करना है, ये करना है हमें बिजनेस एनवायरनमेंट। सॉरी, थोड़ा अगर पेन लाइट चल रहा हो तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो हम किसी भी, देखो दोनों तरफ के बिजनेस की बात हो रहा है, चाहे हो आपके सेम कंट्री में बिजनेस हो या फिर इंटरनेशनल बिजनेस हो, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका क्या होता है? मतलब किसी भी देश में वो माहौल या वो फैक्टर जो वहां चल रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ये बेसिकली पहले इन 6 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब देखो हर देश के रूल्स और कल्चर अलग अलग होते हैं, तो इसलिए सबको साथ में समझना, ठीक है, उन्हें मैनेज करना बहुत ही क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड यहाँ से आ गया। डायनेमिक, मतलब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, बहुत ज्यादा ही चेंज होता रहता है। अभी कुछ और है, बाद में कुछ और होगा, चेंज होता रहता है, चाहे इंटरनेशनल बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, तो इसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, ठीक है मेरे भाई। एक सेकंड मैं कैमरा ठीक कर दूं। हाँ मैंने बोला ये डायनेमिक है, अभी कुछ और कुछ दिनों बाद कुछ और, ठीक है। मार्केट के हालात जो है, टेक्नोलॉजी हर चीज के अनुसार बदलते रहते हैं। डायनेमिक है, अनसर्टेन, बिल्कुल भाई। अभी कुछ हो रहा है और एकदम से क्या हो जाए मार्केट में कुछ नहीं पता, क्या पता वहां की गवर्नमेंट किसी चीज पे बैन लगा दे और हमारा बिजनेस डूब जाए,
अनसर्टेन है, समझना बिल्कुल ही अनसर्टेन है, बिल्कुल नहीं समझ सकता फ्यूचर में क्या पॉलिसी बदल जाए, क्या मंदी आ जाए, रिसेशन आ जाए, है ना, वहां पे डिफ्लेशन आ जाए, कुछ नहीं पता, इसलिए अनसर्टेन है। इंटरडिपेंडेंस मतलब देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक देश में जो होता है ना, जैसे कुछ भी, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या किसी इंडस्ट्री में कोई भी चेंज हो, तो उसके साथ साथ दूसरे चीज पे भी, दूसरे देश पे भी असर पड़ता है। इंटरडिपेंडेंस मतलब सारे एक दूसरे से लिंक है। देखो हमारे पास अभी देखो ईरान एंड यूएसए में वॉर चल रही थी, उनके ऊपर वॉर चली, लेकिन प्राइस का फ्लो पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ेगा। किसका प्राइस का फ्लो, किसका प्राइस की बात करो, फ्यूल के प्राइस का। तो फ्यूल के प्राइस का जो फ्लो है या फिर इंक्रीमेंट है, वो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। समझ रहे हो ना बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। हाँ, तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। इंटरडिपेंडेंस, डाइवर्सिटी, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेसिकली मतलब अलग अलग देशों में एम्प्लॉयज, मार्केट और कस्टमर्स में बहुत ज्यादा भिन्नता मतलब डिफरेंसेस होती है, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब अभी हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज थोड़े अलग टाइप के हैं, अगर हम अपने एम्प्लॉयज को दूसरी कंट्री भेजे तो अलग टाइप के रहे हो जाए, उस कंट्री के हिसाब से तो एकदम से खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे ना, वही चीज। मोर अपॉर्चुनिटीज, वही बात है, ये एक तरीके से फायदा है कि डोमेस्टिक मार्केट से निकल के अब हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो मोर अपॉर्चुनिटीज होगी। तो ये जो बेसिकली हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इसको याद करने का तरीका, या फिर इसे कहते हैं पेस्टले एनालिसिस। पेस्टले, PESTELE, पेस्टले, आराम से याद कर सकते हो। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, है ना, और ई फॉर एनवायरमेंटल। ठीक है, सबसे पहले हम एनवायरमेंटल से शुरू करते हैं, एनवायरमेंटल या फिर फिजिकल, इसे हम फिजिकल एनवायरमेंट भी कहते हैं, फिजिकल एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपका क्लाइमेट एंड वेदर आ जाता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस आ जाता है, नेचुरल रिसोर्सेस आ जाता है, ठीक है। जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी और सीजन्स, ठीक है, ये सब चीजें आ जाता है। मतलब अभी देश, उस जिस कंट्री में हम ट्रेड करने जा रहे हैं, उस देश में कैसा क्लाइमेट रहता है, ये हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। क्या पता उस देश में बहुत ज्यादा ठंड रहती हो, हमें उस हिसाब से सामान बनाना चाहिए। अभी देखो इंस्टाग्राम पे एंड बाकी न्यूज चैनल्स पे भी ये रील्स आ रही होगी, या फिर रील कह रहा हूँ मैं, ये न्यूज आ रही होगी कि जो यूरोप के साइड का देश है, यूरोप की साइड है, वहां पे बहुत ज्यादा इतनी हीट पड़ रही है कि वहां के टायर्स एंड रोड्स जो है मेल्ट हो रहे हैं, है ना। तो हमें इस चीज को, क्लाइमेट को, अब देखो जो वहां के बिजनेसमैन होंगे उन्होंने भी ये चीज नहीं सोची होगी, तो वो अनसर्टेन था ना भाई। तो वहां के हमें क्लाइमेट को देखना चाहिए, वेदर को देखना चाहिए, वहां पे हमेशा कैसा वेदर रहता है, ठीक है। अगर उस कंट्री में हमेशा ज्यादा टाइम बारिश होती रहती है, तो हमें उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने चाहिए कि वहां पे कैसे कैसे आते रहते हैं। नेचुरल डिजास्टर कह रहा हूँ, हाँ नेचुरल डिजास्टर भी ठीक है, वो भी क्लाइमेट वेदर में आ जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज अब देखते हैं, तो मतलब जिस देश में जो मिनरल या रिसोर्सेज हो, ठीक है, जो ज्यादा होगा वहां वही सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे सामान भी वैसा ही चलेगा, हमारा तुम्हारा बिजनेस भी वैसा ही चलेगा। ज्योग्राफिकल रीजन्स को भी वहां पे देखना चाहिए। और सीजन के हिसाब से क्या बोलते हैं, सीजनैलिटी, यानी रॉ मटेरियल्स का मिलना या फिर सेल का बढ़ना घटना सीजन्स पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलो उसके बाद अगला आ जाता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। तो हमें वहां की पॉलिटिकल एनवायरमेंट देख लेनी चाहिए। कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी होती है दो तरीके की होती है, एक होता है आपका इंडिविजुअलिज्म, क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म, अभी इसके बारे में बताऊंगा, इंडिविजुअलिज्म। और एक होता है आपका कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म क्या होता है, मतलब यहाँ पे ना इंडिविजुअलिज्म में तो सारे बिजनेस जो होता है इसको पूरी छूट दे दी जाती है, ठीक है, पूरी छूट दे दी जाती है कि अपने हिसाब से जो प्राइस रखना है, जितना प्राइस रखना है उतना प्राइस रखो, कोई हम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, अपने हिसाब से अपना बिजनेस चलाओ। तो ये यूएसए में इसका एग्जाम्पल है। लेकिन कलेक्टिविज्म में एक चीज होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, किसी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस होता है कि भाई से ज्यादा ऊपर प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर इतना ही बनाओ, उससे ज्यादा मत बनाओ, ठीक है। ये कलेक्टिविज्म तुम्हारे चाइना जैसे कंट्रीज में चलता है, ठीक है। एंड फिर वहां पे डेमोक्रेसी भी देखी जाती है कि वहां पे डेमोक्रेसी है या नहीं। चलो ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होती है तुम बताना, जहां पे लोग अपनी मर्जी से पार्टी को चुनते हैं, वो होती है डेमोक्रेसी, मतलब लीडर को चुनते हैं। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट यानी कि हमें किसी कंट्री में ट्रेड करने से पहले
या फिर अपनी कंट्री में ट्रेड करने से पहले, कहीं कहीं भी ट्रेड करने से पहले वहां के लॉज को, सोशल लॉज को, पॉलिटिकल लॉज को, कॉमन लॉ को, रिलीजियस लॉ को जान लेना चाहिए। ठीक है, जैसे सिविल लॉ, जैसे पूरी तरीके से कानूनी रूप में लिखित होती है वो। ठीक है, सिविल लॉज को, ठीक है लिख भी दे रहा हूँ, सिविल लॉस को, है ना, आपके रिलीजियस लॉस को, क्या पता हम ऐसा कोई चीज का बिजनेस कर रहे हो जो वहां पे रिलीजियस की लॉज में इलीगल बताया गया हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, हमारे यहाँ पे वो नॉर्मल चीज हो, क्या पता वहां पे वो ऐसी चीज हो कि वो इलीगल हो, रिलीजियस के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, हम ट्रेड करने से पहले उस कंट्री की जीडीपी, उस कंट्री का इन्फ्लेशन देख लेना चाहिए, नीचे चाहिए। हो सकता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा हो तो हमारा बिजनेस डूब जाए चलने से पहले, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन चल रहा हो तो वहां हमारा बिजनेस फिर डूब जाए। अब किसी ऐसी कंट्री में हम बिजनेस करने जा रहे हैं जहाँ का जीडीपी बहुत कम है, हो सकता है वहां पे बिजनेस डूब जाए हमारा, हो सकता है भाई, चलाने वाले चला ले, तो होने वाले जो होएगा तो वो तो होएगा ही, खैर, है ना। ठीक है, सो ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे एक दो चीजें और है, वहां पे यहाँ पे ना तीन टाइप की चीजें होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो वो चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ, इकोनॉमिक, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। हमारे इंडिया में भी तुम मुझे बताना कि किस टाइप का, कौन सा टाइप का रहता है। सबसे पहले होता है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा भी था, नाम अलग हो गया बस, सोशलिस्ट, और लास्ट आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हमारी तीन टाइप की हो जाती है। पहले तो मैंने फैक्टर्स बता दिए कुछ, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और जीडीपी, है ना। अब आते हैं हम इकोनॉमिक टाइप के, तो ये तीन टाइप की हो जाती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सारे बिजनेस, जिसमें देखो कैपिटलिस्ट वो होते हैं जहाँ पे सारे बिजनेस प्राइवेट लोग चलाते हैं, सारे बिजनेस कौन, प्राइवेट लोग चलाते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, और इनका मकसद सिर्फ क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन सोशलिस्ट कौन होते हैं, ये आधे प्राइवेट, मतलब आधे से ज्यादा किसके पास होते हैं इनका रूल, गवर्नमेंट। ठीक है, और प्राइवेट होते हैं 50% से कम, 50% से हमेशा कम रहेंगे प्राइवेट। ठीक है, 51% से ज्यादा हमेशा किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा, 51% से ज्यादा। ओके, दूसरी चीज, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो है ही है। ठीक है, सरकार कंट्रोल करती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इनका जो मकसद होता है वो होता है वेलफेयर का, क्या मकसद होता है, वेलफेयर का, जो कि चाइना जैसे कंट्री में मैंने अभी बताया था। लेकिन हमारी इकोनॉमी कौन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी कौन सा है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसमें कैपिटलिस्ट भी है, यानी हमने प्राइवेट कंपनीज को छूट दे रखी है कि जैसा चलाना है वैसा चलाओ। ठीक है, सोशलिस्ट, हमारी कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जो मिक्स्ड है, आधी गवर्नमेंट की भी है, जैसे कुछ बैंक्स हो गए, वो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके चला रहे हैं। ऐसी कुछ ऐसी बैंक्स है, कुछ ऐसी कंपनीज है जो दोनों मिलकर चला रहे हैं, तो वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, इसलिए हमारी इकोनॉमी कौन सी हो जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाती है। तो ट्रेड करने से पहले, इंटरनेशनल बिजनेस करने से पहले हमें ये देखना नहीं चाहिए कि उस कंट्री में कौन सी आपकी इकोनॉमी है। ठीक है मेरे भाई, ये हमें देख लेना चाहिए। अब आ जाता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हमें ये देख लेना चाहिए कि वो जिस भी कंट्री में या फिर जिस भी जगह हम ट्रेड कर रहे हैं, चाहे अपनी कंट्री चाहे किसी इंटरनेशनल बिजनेस की कंट्री, तो वहां पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे है, टेक्नोलॉजी किस लेवल पर जा रखी है वहां पे। ठीक है, कि बहुत ज्यादा तकनीकी में, टेक्नोलॉजी में वो आगे है, तो हो सकता है हमारा बिजनेस वहां पे ना टिक पाए। अगर वो कम आ गया और हम उनसे ज्यादा आ गया, तो हो सकता है कि हम उन्हें ये सब चीजें पहुंचा के अपना बिजनेस को बढ़ा पाए। ठीक है, तो इसमें कुछ भी और भी फैक्टर्स होते हैं जो मैं तुम्हें पढ़ के बता दूंगा। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी नए नए प्रोडक्ट्स और बेहतर सॉल्यूशंस बनाना। ठीक है, ओके, जैसे नोकिया है, अब वो नए नए प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा था, वो पुराने पे ही टिका हुआ था, तो इस वजह से अभी वो बंद हो चुका है। ठीक है, ऑटोमेशन, अब इसमें कोड तुम्हारा इसमें आ जाता है ऑटोमेशन, इसमें क्या लिखा है, बस ठीक है, मतलब काम को मशीन और चैटबॉट से ऑटोमेटिक कराना जिसमें टाइम बचे और आपकी कॉस्ट भी बचे। ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपका दे रखा है। ई कॉमर्स, इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन सामान बेचना, बेसिकली पता ही है तुम्हें ये सब चीजें। ठीक है, अपनी तरफ से तुम खुद भी बना के आ सकते हो, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सब पॉइंट्स भी तुम अपनी तरफ से डाल सकते हो। आईटी सिस्टम एंड डेटा एनालिस्ट भी तुम टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में डाल सकते हो। तो बेसिकली यही है कि वहाँ के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हमें अच्छे से देख लेना चाहिए। एट दी एंड आ जाता है सोशल एनवायरनमेंट।
सोशल एनवायरनमेंट में ही आपका कल्चरल एनवायरनमेंट ये सब भी आ जाता है। तो जहाँ भी तुम ट्रेड करने वाले हो, जहाँ भी तुम बिजनेस करने वाले हो, वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट देख लो कि कैसा है कैसा नहीं। कहने का मतलब है कि वहाँ का कल्चर कैसा है। तुम कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे जो कि वहाँ के कल्चर के खिलाफ हो। मान के चलो कि मैं कोई ऐसी चीज बेच रहा हूँ जो वहाँ के कल्चर के खिलाफ है, तो क्या वो बिकेगी? नहीं बिकेगी, है ना। और वो लोग गुस्सा और करेंगे हम पे, ठीक है। अभी जैसे देख सकते हो कि लेंस कार्ट का कुछ हुआ था कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए तो बहुत ज्यादा है अच्छे थे, बट एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अच्छे नहीं हो रहे थे। मतलब उनको उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कुछ चीजों की हो रही थी, ठीक है। तो फिर वो उनको बॉयकॉट किया गया, है ना। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, मतलब नहीं हुआ, बाकी ठीक ही चल रहा है। अभी मैं भी विजिट करके आया हूँ लेंस कार्ट 3-4 दिन पहले ही, है, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट, हाँ मैंने बता दिया। वहाँ के सोशल एनवायरनमेंट कल्चर को देखो, वहाँ के कल्चर के खिलाफ मत जाना, वहाँ के कल्चर को स्टडी करो, ठीक है मेरे भाई। इसमें किन किन क्या क्या चीजें आ जाती है, कस्टम्स आ जाते हैं, रीति रिवाज, आपके ट्रेडिशंस आ जाते हैं, और इसमें क्या आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, ठीक है। ये सब तय करते हैं कि लोग क्या खरीदेंगे, लोग क्या खरीदेंगे। जैसे इंडिया में वेजिटेरियन ज्यादा है, तो मैकडोनल्ड्स ने सबसे सस्ता रखा हुआ अपना आलू टिक्की बर्गर, जो नॉर्मली बहुत ज्यादा बिकता होगा उनका, है ना मेरे भाई। तो यही सब के कुछ फैक्टर्स थे, ठीक है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, तो तुम अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल लिख कर आ सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक मतलब इंडिया को जैसी चीजें पसंद है, तो बाहर की जो विदेशी कंपनीज है, ठीक है, वो इंडिया में वैसी चीजें बेच रहे हैं। अभी इंडिया में गेमर्स ज्यादा हो रहे हैं, तो गेमिंग फोन ज्यादा लॉन्च हो रहे हैं इंडिया के अंदर, अगर तुम ध्यान से देखो तो, ठीक है। चलो, ये था तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सो नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो क्लिप है ना मेरे लिए थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। इसमें थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट हूँ, थोड़ा सा मतलब मैं एक्साइटमेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी इंडिया के मोस्ट लव्ड पोर्टेबल गैजेट्स ब्रांड से एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। मेरे को बताना कंपनी कौन सी होगी वो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में ऐसा है ना, मतलब इतना प्यारा इसका जो ये ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक है ना, भाई मजा आ गया इसका। मतलब देखो, इसमें एआई है। जस्ट लाइक अगर मैं इसे ऑन करता हूँ ना, ठीक है, अभी मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये मैंने कर दिया इसे ऑन। अब मेरे को बस इसको ऐसे दिखाना है, एंड अब मैं जहां मूव करूंगा ना, ये वहां मूव होगा, ठीक है। लाइक बहुत ही ज्यादा बेटर है ये, मजा आ गया इससे, मतलब, है ना। ठीक है, अब मैं बेसिकली आराम से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो मुझे वजह से ऐसा स्टॉप दिखाना पड़ेगा। एंड मैं जब इसे स्टॉप दिखाऊंगा, एंड नाउ ये स्टॉप हो चुका है। अब चाहे मैं इधर मूव करूं, चाहे मैं इधर मूव करूं, तो ये कुछ भी जरा सी मूवमेंट नहीं दिखाएगा मेरे हाथ के इशारे से। तो ये इसमें एक एआई फीचर आ जाता है, और इसमें बहुत सारे फीचर है, इतने सारे फीचर है इसमें। एक से दो रिमोट मिलते हैं हमें, जो कि मेरे को अभी भी यूज करने नहीं है। अभी मैं उसमें पढ़ूंगा मैंने वो, तो उसके बाद देखी जाएगी। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सो नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले होता क्या है ये, देखो, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 1947, ये ईयर याद रख लेना, क्योंकि हमारे देश कंट्री का कौन सा ईयर है ये, इंडिपेंडेंस ईयर है, तो याद रहेगा। 23 देशों ने मिलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी थी, जिसका जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जिसका नाम था तब गैट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, अब ये क्या था, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था? टू हेल्प नेशन ट्रेड बेटर एंड मोर फ्रीली, मतलब नेशन की हेल्प करने के लिए, ताकि जो ये नेशन है, एक तो, हाँ, मतलब जितने भी आपस में नेशन है ये क्या कर सके, उनकी हेल्प कर सके। ये गैट जो है ना, गैट जो संस्था बनाई थी, ये उस नेशंस की हेल्प कर सके, ताकि वो ट्रेड फ्रीली कर सके, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ इस गैट का नाम बदल के, या फिर गैट को खत्म करके हमें एक नई संस्था लाई जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब लाए? 1 जनवरी 1995। अब इसमें 166 मेंबर, यानी कि 166 देश हो गए थे, ठीक है, और ऑफिशियली क्रिएटेड किया गया था, ठीक है। अब डब्ल्यूटीओ का काम क्या होता है? सबसे पहला काम है स्मूथ ट्रेड। इट क्रिएट्स कॉमन रूल्स फॉर ऑल मेंबर कंट्रीज टू फॉलो, रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स को कम कर देता है, और स्मूथ, ताकि ट्रेड जो है काफी स्मूथ हो सके जितने भी सारे कंट्रीज हैं सबके लिए। रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, मतलब कि इफ टू कंट्रीज डिसएग्री ओवर ट्रेड पॉलिसी, अगर दो कंट्री डिसएग्री है अपनी ट्रेड पॉलिसी से, ठीक है, तो ये क्या करेगी, द डब्ल्यूटीओ एक्ट एज अ रेफरी, ये एक रेफरी की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। उनके बीच की जो लड़ाई है उसको सुलझाएगी, एंड फिर आगे जो है उन सबको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इसमें ना एक रिंग लाइट भी आई थी, बट मैंने इसे चार्ज नहीं किया था, तो ये अभी बंद हो चुकी है, बंद होने वाली है, ठीक है। अपनी पावर धीरे धीरे कम करती जा रही है। मॉनिटर ग्लोबल ट्रेड,
ठीक है। तो इट कीप्स ट्रैक ट्रेड पॉलिसीज, वर्ल्ड मॉनिटर ग्लोबल ट्रेड, मतलब जितनी भी दुनिया में ट्रेड पॉलिसीज बन रही है, कहीं कोई ऐसा ट्रेड पॉलिसी ना ले ले कि हमारे देश से एक्सपोर्ट करोगे तो मतलब अगर तुम अपने देश का सामान हमारे देश में बेचोगे तो हम इतना टैक्स लगाएंगे, अगर कोई ऐसे करे तो फिर सामान बिकेगा ही नहीं ना मेरे भाई। तो ऐसी कोई ट्रेड पॉलिसी ना हो जाए, तो ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं ग्लोबल ट्रेड को, ठीक है। सपोर्ट डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। इट प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग, एडवाइस एंड ट्रेड बेनिफिट्स टू पुअरर एंड डेवलपिंग कंट्रीज, गरीब देशों को, ठीक है, उनको एडवाइस देती है, उनको हेल्प करती है ट्रेड करने में, ताकि वो ट्रेड अच्छे से कर पाए। उसके बाद आ जाता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, पहला मेकिंग पीपल लाइफ बेटर, मतलब द अल्टीमेट गोल इज टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना, बढ़ाना, और जॉब ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो नेशन में, पूरी वर्ल्ड में, एंड इंक्रीज इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड, और इनकम बढ़े। अगला है मोर ओपन ट्रेड, ट्रेड ओपन हो जाए, बेसिक सी बात है, ये एक कंट्री दूसरी कंट्री से आराम से ट्रेड कर पाए। अभी मैं रूम के इस कॉर्नर में हूँ, इतने पसीने आ रहे हैं, इतना गर्मी लग रहा है ना इस साइड, ठीक है। कंट्रीज आर एनकरेज टू रिड्यूस अननेसेसरी बैरियर्स, कंट्रीज को एनकरेज किया जाता है ताकि वो अननेसेसरी बैरियर्स को हटा दे, एंड इंपोर्ट टैक्सेस टू मेक ग्लोबल ट्रेड स्मूथर, और इंपोर्ट टैक्सेस को कम कर दिया जाए। साथ ही साथ स्कोप क्या रहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेड इन गुड्स, गुड्स में ट्रेड हो, ट्रेड यानी कि कैसा ट्रेड, हेल्प कंट्रीज बाय एंड सेल फिजिकल प्रोडक्ट्स इजीली, ठीक है, कंट्रीज की हेल्प करती है ताकि वो अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स को इजीली खरीद सके और बेच सके, ठीक है। सर्विसेज, ट्रेड इन गुड्स यानी प्रोडक्ट्स में, गैजेट्स में, कपड़ों में, इन सब में भी, एंड ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज में भी ट्रेड करती है। कवर्स नॉन फिजिकल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन, टेलीकॉम, ठीक है। और भी जैसे सिर्फ गुड्स का ही नहीं, जैसे एक बेड इंडिया से बाहर जा रहा है बिकने के लिए, इंडिया के कई सारे गैजेट से बाहर जा रहे हैं बिकने के लिए, वो समझ आता है, लेकिन साथ ही साथ सर्विसेज भी, जैसे एजुकेशन, बैंकिंग, बहुत सारी चीजें हो गई, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, एजुकेशन, बैंकिंग, टूरिज्म, टेलीकॉम, इंश्योरिंग फॉरेन कंपनीज कैन ऑफर सर्विसेज, इस टाइप की सर्विसेज भी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव वर्क्स, इन्वेंशंस एंड ब्रांड नेम्स थ्रू पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। अब पेटेंट्स और कॉपीराइट्स के थ्रू ये क्या करता है, ब्रांड नेम को बचा के रखता है, लोगों के अलग अलग कंपनीज के ब्रांड नेम को बचा के रखता है, एंड ट्रेडमार्क्स अदर कैन नॉट कॉपी, ताकि कोई और कॉपी ना कर पाए। एक कंट्री बी कंट्री में ट्रेड करने जा रही है, और इसकी ये एक कंट्री का नाम प्रोडक्ट कॉपी ना कर ले, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी ध्यान रखता है। लास्ट आ जाता है ट्रेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, मतलब अगर दो लोगों में, देखो, सॉल्व डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन नेशंस, दो नेशन के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है या कुछ खराबी है, कोई इश्यू है, तो उनको सॉल्व कराता है, ठीक है। चलो ये भी हमने पढ़ लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। अच्छा, जाने से पहले एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे ऐसे दिखाऊंगा ना, ठीक है, एंड ये हो जाएगा दोबारा से चालू, ठीक है। अब मैं चाहे इधर जाऊं चाहे मैं इधर जाऊं, ये दोबारा चालू हो जाएगा। ये मस्त, बहुत प्यारा लगा मेरे को, ठीक है। अगर इसके बारे में और जानना हो तो कमेंट में जरूर लिख देना, कमेंट में लिख देना ट्राइपॉड, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देखेंगे। अब रहेगा आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो आईएमएफ का नाम तुमने काफी सुना होगा, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। आईएमएफ इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 1944। कब क्रिएट हुआ? 1944 में। वर्ल्ड फेसेस सीवर इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग द 1930s। 1930s में सीवर इकोनॉमिक क्राइसिस, मंदी, मतलब पैसों की कमी कह सकते हैं या फिर ये क्राइसिस कह सकते हैं, वो चले थे, ठीक है। हाँ, तो 1930s में क्राइसिस के बाद 1944 में इसे क्रिएट किया गया। तब इसके टाइम पे 44 कंट्रीज ने मिलकर इसे क्रिएट किया था, लेकिन अब इसमें 191 कंट्रीज है। मेरी बात क्या समझ आई इतनी? आगे देखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, थिंक ऑफ आईएमएफ एज एन इकोनॉमिक कोच। इसको हम क्या कह सकते हैं? एज एन इकोनॉमिक कोच हम मान सकते हैं, ठीक है, आईएमएफ को इकोनॉमिक कोच। और इमरजेंसी फाइनेंशियल डॉक्टर, इसे हम फाइनेंशियल डॉक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक कोच और एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर। कंट्रीज के लिए इसका मेन काम होता है टू कीप द ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल। पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल रखना इसका काम है, ठीक है। प्रिवेंट फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स एंड हेल्प कंट्रीज दे रन आउट ऑफ मनी। और उन कंट्रीज की हेल्प करना जिन पे बिल्कुल भी पैसा ना हो। सबसे पहले इसके 3 मेन वेज है हेल्प करने के। कंट्रीज को हेल्प करने के 3 मेन तरीके हैं। सबसे पहले उनको एडवाइस देती है, गिविंग एडवाइस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनके पॉलिसीज पर। द आईएमएफ मॉनिटर्स डिफरेंट इकोनॉमिक्स एंड एक्ट्स लाइक अ कोच, एक कोच की तरह एक्ट करती है। गाइडिंग गवर्नमेंट ऑन हाउ टू मैनेज देयर, एक गवर्नमेंट को गाइड करती है, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को गाइड करती है कि अपने फंड्स को कैसे मैनेज करो, कंट्रोल को, मनी को कैसे कंट्रोल करो, अपने बढ़ते इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करो, ये सारी इसे गाइड करती है, ठीक है। ये सारी बातें बता के उसे गाइड करती है। जॉब्स क्रिएट करने का तरीका, ठीक है, और फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने का तरीका भी इसे बताती है। प्रिवेंट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे भी कह सकते हैं। लेंडिंग मनी
टू कंट्रीज। जे देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, लेंडिंग मनी टू कंट्रीज इन ट्रबल। ठीक है, इफ अ कंट्री फेसेस फाइनेंशियल क्राइसिस द आईएमएफ प्रोवाइड्स लोन्स टू हेल्प इट रिकवर एंड प्रिवेंट एन इकोनॉमिक कोलैप्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उन कंपनी को ये लोन देता है, किनको देता है लोन, जिन कंट्री में क्राइसिस चालू है। ठीक है, जिन कंट्री में क्राइसिस चालू है उनको क्या देता है, ये लोन देता है। ठीक है, एंड दीज लोन्स आर नॉट फ्री पासिस, ये पासिस नहीं होते, दे कम विद स्ट्रिक्ट कंडीशन एंड रूल्स दैट कंट्री मस्ट फॉलो फिक्स्ड में। ये रूल जो है ना, ये काफी मतलब कंडीशंस के साथ आते हैं कि ये मानो हमारे इंडिया ने भी लोन लिया था, तो हमारे इंडिया में लोन लिया था तो हमें क्या बोला गया था कि अपने कंट्री में ग्लोबलाइजेशन लाओ। ठीक है, एलपीजी याद है ना, एलपीजी याद है, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन है ना, याद होगा, वो पढ़ा होगा हमने, तो हमें वो लाने के लिए कहा गया था। ट्रेनिंग गवर्नमेंट टू मैनेज मनी बेटर, ये गवर्नमेंट के कंट्री के स्पेसिफिक कंट्रीज के गवर्नमेंट को ट्रेन करती है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा, कितने पैसे से तुम अपना बजट इस तरीके से बनाओ। द आईएमएफ प्रोवाइड्स ट्रेडिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल को टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, सो दे कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, तो वो ताकि वो एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी को बिल्ड कर पाए। ठीक है मेरे भाई, आगे ऑब्जेक्टिव क्या है आईएमएफ के, सबसे पहले एनकरेज ग्लोबल कोऑपरेशन, पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज है आपस में कोऑपरेट करके रहे। सबसे पहले इट हेल्प कंट्री वर्क टुगेदर ऑन इंटरनेशनल मनी रिलेटेड इशू, इंटरनेशनल मनी रिलेटेड इशू में बड़ी बड़ी कंट्रीज कह रहा हूँ सॉरी, बड़ी बड़ी कंट्रीज आपस में मिलकर अच्छे से वर्क करे। ठीक है, सो दे कैन सॉल्व फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विदाउट हार्मिंग ईच अदर्स इकोनॉमी। दो कंट्रीज में कोई इश्यू है तो वो आराम से उस चीज को सॉल्व कर पाए, कोऑपरेट करके वर्क कर पाए, उनमें अच्छे खासे ट्रेड चले बिना एक दूसरे की इकोनॉमी को हानि पहुंचाए। कीप इकोनॉमिक स्टेबल, इट हेल्प्स नेशंस अवॉइड मैसिव इकोनॉमिक थ्रेट्स। ये हर एक कंट्री को एनालाइज करता रहता है कि कभी भी इस कंट्री में क्राइसिस आ सकता है, तो उसको पहले अवेयर कर देता है कि भाई तुम अपनी कंट्री में ये चीज संभाल लो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हाँ, उसके बाद सपोर्ट ग्रोथ एंड ट्रेड। ठीक है, ग्रोथ देखो बेसिकली नाम पॉइंट मैंने इतने इजीली बना के लिखे है कि पढ़ते ही समझ आ जाता है। इट वर्क्स टू फास्टर स्मूथ एंड बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड which helps create sustainable jobs, boost prosperity and improving living standard globally। बेसिक सी चीज है। गिव फाइनेंशियल हेल्प, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प को ये प्रोवाइड करता है। इट सर्व्स एज अ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट ऑफरिंग टाइमली लोन्स, टाइमली लोन प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को जिनको सख्त असलियत में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एंड गेट देम बैक ऑन ट्रैक, और वापस उनको उनके रास्ते पर छोड़ देता है। एडवाइस ऑन गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज, अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसीज बताता है, वो बताता है कि भाई तुम अपने पॉलिसी में ये चेंज करो, अपने ट्रेड को ग्लोबलाइज कर दो। ठीक है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओ अपने उसमें। ठीक है, तो एडवाइस ऑन गुड इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट पॉलिसी अपडेट देता रहता है, गाइडेंस देता रहता है, ताकि उनकी नेशनल करेंसी अच्छी बने रहे और लॉन्ग टर्म में उनकी इकोनॉमिक की ग्रोथ हो। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे अभी तो आगे और भी टॉपिक्स करने हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि पिन कमेंट में जो हो उसे प्लीज पूरा कर देना, नहीं तो मुझे नेक्स्ट सेशन तक वेट करना पड़ेगा। आप इस चीज को समझते हैं कि मैं भी देखो आपके इस कंटेंट के लिए कितना हेल्प मतलब कितनी मेहनत ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वन शॉट आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कराएगा, एंड इसी को पढ़ के आप पास के अच्छे नंबर भी ला पाओगे। बट मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो पिन कमेंट में मैं लिख रहा हूँ अगर वो हो पाए तो मच बेटर है। ठीक है, आप भी देख रहे हो कि मैं भी इसमें बहुत काफी टाइम से लगा हूँ, एंड मैं मिडनाइट तक ये वीडियो शूट करूंगा, देन उसको एडिट करूंगा, तो काफी टाइम लग जाने वाला है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा वर्ल्ड बैंक का। तो वर्ल्ड बैंक क्या होता है इसको भी हम फटाफट से खत्म करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक हमने क्यों बनाया था, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की जो स्टैब्लिश हुआ था, क्रिएट किया गया था 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस यूएसए में हुआ था। ठीक है, उसके दौरान हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो बर्बाद हुए देश थे ना, उनको दोबारा से ग्रो किया जा सके, खड़ा किया जा सके, इस वजह से ये वर्ल्ड बैंक बना था, और ये आईएमएफ के टाइम का ही था। ठीक है, सेम कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ भी बना था। बेसिकली हेडक्वार्टर रहेगा इसका वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। इसमें अभी मेंबर्स है 189 कंट्रीज है। ठीक है मेरे भाई, 189 कंट्रीज है। ओके, इसका स्लोगन है वी एग्जिस्ट टू क्रिएट अ वर्ल्ड, सॉरी इसके ऊपर चल गया, वी एग्जिस्ट टू क्रिएट अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी ऑन अ लिवेबल प्लेनेट, ये इनका स्लोगन है। इनका बेसिकली काम क्या रहता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को रोड्स बनाना, एजुकेशन सुधारना, ठीक है, और साफ पानी देना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन और ग्रांट्स देते हैं। ठीक है, और इसका नाम पहले आईबीआरडी था। ठीक है, एंड ठीक है,
हाँ, वॉर से बर्बाद देशों को मदद करता था, पर अब ये अंडर डेवलप्ड देशों की रिकवरी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर भी काम करता है। ठीक है मेरे भाई, ये समझ आया। अब हमें पढ़ना है जो वर्ल्ड बैंक है, हाउ वर्ल्ड बैंक मेक डिसीजन, डिसीजन कैसे लेता है। सबसे पहले शेयर्स एंड कंट्रोल्स के बारे में इसके समझ लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जैसे तुम्हें भी पता है कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां हर मेंबर कंट्री का एक शेयर होता है। ठीक है, हर मेंबर कंट्री का एक शेयर होता है। ठीक है मेरे भाई, ओके। और मतलब हर कंट्री के पास शेयर्स होते हैं इसके। ठीक है, अभी बता दूंगा कैसे। ठीक है, तो शेयर कंट्रोल मतलब जिस देश की इकोनॉमी जितनी बड़ी होगी उसके पास उतने ज्यादा शेयर्स होंगे। सबसे ज्यादा शेयर्स यूएसए के पास है। किसके पास है मेरे भाई? सबसे ज्यादा यूएसए के पास है। सबसे ज्यादा किसके पास है? यूएसए के पास है। उसके बाद जापान, जर्मनी, यूके एंड फ्रांस इसमें आ जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मतलब हर देश मतलब हर देश से एक गवर्नर होता है, जैसे वहां फाइनेंस या डेवलपमेंट मिनिस्टर। हर देश से कोई ना कोई गवर्नर गवर्नर होगा, जैसे कि वहां का फाइनेंस मिनिस्टर या फिर डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो भी वहां का रहेगा। ये बैंक सबसे ज्यादा डिसीजन मेकर होता है, जो साल में एक बार एनुअल मीटिंग में रखते हैं। ये हर साल में क्या रखता है? एनुअल मीटिंग। जैसे कंपनीज में एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ पे एनुअल मीटिंग हो जाता है, एएम। ठीक है मेरे भाई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब देखो गवर्नर्स रोज रोज तो देखो बैंक नहीं चला सकते, इसलिए वो अपना डे टू डे काम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बांट दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बांट दिया जाता है, जिसमें से 5 सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पता है किनके पास है? वही जो यूके, सबसे पहली बात, सबसे पहला यूके, फिर उसके बाद यूके, फिर फ्रांस। ठीक है मेरे भाई, एंड फिर आ जाता है आपका जर्मनी, फिर आ जाता है आपका जापान। ये 5 देशों के पास खुद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। और उनका बाकी मतलब ऐसे भी हो जाता है कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसके नीचे 3 कंट्रीज है, 4 कंट्रीज है, ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुपों में बांटा गया है। कितने मेरे भाई? 5 ग्रुपों में। आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए, आईसीएसआईडी। इन सबको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। आईबीआरडी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये मिडिल इनकम और थोड़ा गरीब देशों को रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल बनाने के लिए लोन्स देता है। ठीक है मेरे भाई, क्या समझ आया? आईडीए क्या करता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करता है? ये दुनिया के सबसे गरीब देश, जैसे सबसे पुअरेस्ट कंट्री, जैसे सबसे पुअरेस्ट कंट्री कौन सी है? आई थिंक भूटान है। ठीक है, तो सबसे पुअरेस्ट कंट्री, हाँ को बहुत कम इंटरेस्ट पे या फिर फ्री ऑफ इंटरेस्ट, फ्री इंटरेस्ट पे, ठीक है, फ्री लोन एक तरीके से कह सकते हैं, कुछ कंडीशंस पर ये दे देता है। बहुत कम इंटरेस्ट या तो लगभग बिल्कुल फ्री। और आईबीआरडी प्लस आईडीए इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये लिखकर आ जाना, आईबीआरडी और आईडीए को मिलाकर क्या बोलते हैं हम? द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और किसी भी देश को आईडीसी, आईएफसी या फिर एमआईजीए का मेंबर बनने के लिए पहले आईबीआरडी का मेंबर बनना पड़ता है। ठीक है, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, ये क्या हो जाता है आपका मेरे भाई? ये सरकारों को नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज के प्राइवेट बिजनेस और कंपनीज को पैसे और सर्विस देता है, मतलब एडवाइस देता है। कहने का मतलब है कि कोई बड़ी कंपनी, हमें हमारी अभी कंट्री एक डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री है। ये चीज तो सबको नॉर्मली पता होगी। ठीक है मेरे भाई, सबको नॉर्मली पता होगी कि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री, तो हमारी कंपनी, कंट्री में से कोई कंपनी उभर रही होगी ना, तो ये उसको एडवाइस देगा कि भाई तुम ऐसे करो, ऐसे मत करो, तो और अच्छे से ग्रो कर पाओगे। ठीक है, उसको पैसों की हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो प्रोवाइड करेगा। एमआईजी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये क्या करता है? मतलब देखो कोई डेवलपिंग कंट्री है, मतलब देखो ये कोई कंट्री है, जैसे इंडिया है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है अभी। ठीक है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसमें बहुत सारे लोग जो है पैसा डालना चाहते हैं, अभी पैसा लगाना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है। तो एमआईजीए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी उनको ये श्योरिटी देता है कि तुम इंडिया में आराम से इन्वेस्ट करो, हम आपको आपके पैसों की इन्वेस्टमेंट की गारंटी देंगे। ठीक है, इससे अब 2 फायदे हुए। एक तो जो कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रही है उसका पैसा भी सेफ है, उसके बाद इंडिया में पैसा लगा रहे हैं लोग, इट मीन इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो इंडिया का भी फायदा है। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो वहां पर या तो सरकार बदलने से, उसका पैसा डूब जाने से, इन सब का डर ना हो। ठीक है, कि लगाया हुआ पैसा डूब जाए, या गवर्नमेंट बदल गई, अभी कोई भी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, कल को कोई और गवर्नमेंट आ जाए और वो बोले कि नहीं ऐसी कंपनी हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे, उनका पैसा डूब जाएगा। तो फिर उनको कौन हेल्प करेगी? एमआईजी, अगर यहाँ से उन्होंने वो इंश्योरेंस वगैरह उसका करवाया होगा, या फिर जो भी है इनके रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब यहाँ पे वेरीफाई वगैरह करा हो। तो फिर लास्ट में आ जाता है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये किस लिए होता है? अलग अलग देशों के बिजनेस या सरकारों
के बीच कोई लफड़ा या फिर डिस्प्यूट ना हो जाए, ठीक है, कोई भी इश्यू ना क्रिएट हो जाए उन सब के बीच में। तो आईसीएसडी एक जज की तरह काम करता है। इसके फंक्शंस तीन होते हैं। सबसे पहले लैंडिंग मनी फॉर द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट या बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें कई सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हो तो उसके लिए मनी लैंड करना, या फिर कई गरीब कंट्रीज के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मनी लैंड करना, ठीक है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स और क्लीन वाटर के लिए, ठीक है, इन सब के लिए लोन्स देना। फाइटिंग पॉवर्टी, बेसिकली नाम से ही समझ आ रहा है, गरीबी से लड़ना। लोगों को जॉब्स दिलाना, बेटर एजुकेशन और हेल्थ केयर देने में हेल्प करना, ठीक है, हेल्पिंग कंट्रीज ग्रो, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, बिजनेस और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना ताकि देश में जॉब्स क्रिएट और इकोनॉमी स्ट्रांग हो पाए। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी, और पीडीएफ में अगर पासवर्ड 65 प्रोडक्टिव पीडीएफ रहा तो इसका पासवर्ड रहेगा हर्ष कैपिटल में और 123, ठीक है मेरे भाई, हर्ष 123 पासवर्ड रहेगा किसका मेरे भाई, पीडीएफ का। ओके मेरे भाई, चलो वर्ल्ड बैंक खत्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या रहेगा। बेसिकली अब जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है मेरे भाई। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पढ़ते हैं, बेसिकली क्या होता है ये एफडीआई, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, ठीक है। देखो, जब कोई बाहर की कंपनी किसी दूसरे देश में सीधे प्रोडक्शन या असेट में इन्वेस्ट करती है, सीधा या तो प्रोडक्शन करती है या फिर असेट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल मतलब मालिकाना हक लेती है, जैसे नई ब्रांच खोलना या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी, ठीक है, तो वो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। और फॉरेन पोर्टफोलियो क्या हो जाता है, बेसिकली जब हम वहां के मार्केट शेयर्स पे पैसा लगाते हैं, है ना, जब बाहर के लोग सिर्फ शेयर मार्केट में स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदते हैं, ठीक है, तो इसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में काउंट कर लेते हैं। इसमें कोई डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं होता, जनरली 10% से कम शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है। चलो, बेनिफिट्स क्या है एफडीआई के। अच्छा, हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक होता है होस्ट कंट्री, एक होता है आपका होम कंट्री। तो दोनों मैंने आपको बता दिया था कि क्या कौन से होते हैं। होस्ट कंट्री वो, होम कंट्री तो वो जहाँ की वो कंपनी है, जहाँ के हम हैं, ठीक है, वो होम कंट्री हो जाती है, ठीक है। होस्ट कंट्री वो जहाँ पे पैसा लग रहा है, जिस कंपनी में ब्रांच खुल रही है बेसिकली, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसको दोबारा से लिख देता हूँ, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज और आपको ना मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई छोटा कंटेंट क्रिएटर या छोटा एजुकेटर होगा यूट्यूब पर, तो उसकी वीडियो में अगर 100-200 व्यूज होंगे तो उसको देख के ना जज मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो 100-200 व्यूज वाले होते हैं ना, उनका कंटेंट 10-20 हजार व्यूज वालों से ज्यादा अच्छा होता है, 1-2 लाख व्यूज वालों से ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने छोटे से कंटेंट के लिए, ठीक है। मैंने कई बार देखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपका फायदा हो जाता है कि बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट देख रहे हैं किसी होस्ट कंट्री के लिए, मतलब हम किसी कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, किसी कंट्री में बिजनेस खोल रहे हैं अपना, तो उस कंपनी को क्या फायदा होगा, जब वैसे तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कैपिटल इनफ्लो, ठीक है मेरे भाई। तो उस कंट्री में क्या जाएगा, कैपिटल जाएगा, पैसा जाएगा, जिसमें भी पैसा लग रहा है, ठीक है। तो देश में बाहर से बहुत सारा पैसा आता है, तो ये फायदा हो जाता है कैपिटल इनफ्लो। फॉरेन रिजर्व भी हमारे पास इकट्ठा हो रहा है एक तरीके से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किसी भी कंट्री में हम जाएंगे और वो अपना सेटअप करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारे पढ़ाए हुए पॉइंट्स आ रहे हैं किस चीज की, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, वहां पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उन्हें नई स्किल सीखने को मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। मतलब लोकल एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलती है जिससे अनस्किल बेहतर होती है, ठीक है, उनकी स्किल बेहतर होती है। इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने ये सारे सेम पॉइंट्स है, हर जगह तुम एक ही टाइप के इंपॉर्टेंस और जो है लिख कर आ सकते हो, ज्यादा इसमें फर्क नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट्स, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही चीज हो गई ना, हम जब दूसरे देश में कंपनी या बिजनेस सेटअप करेंगे तो अपनी बिल्डिंग वगैरह तो बनाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन नेटवर्क इंप्रूव होते हैं बेसिकली। इसमें आप एक दो पॉइंट्स और लिख सकते हो, जैसे इनहेंस्ड कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ेगा जब हम दूसरी कंट्री में जाके, मतलब मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने से डोमेस्टिक कंपनीज की क्वालिटी सुधर जाएगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कैसे क्वालिटी सुधरेगी, जैसे इंडिया में कोई कंपनी आ रही है पैसा लगाने, ठीक है, इंडिया में वो बढ़िया बढ़िया गाड़ी ला रही है, ठीक है, अब अच्छी अच्छी गाड़ी ला रही है, और इंडिया में जो ऑलरेडी कंपनीज है वो अच्छी अच्छी गाड़ी नहीं ला रही, लेकिन अब जब से नई कंपनी आई है ना, सस्ते में अच्छी गाड़ी ला रही है, तो हमारी कंट्री की कंपनी ने भी सस्ते में अच्छी गाड़ी लाना शुरू कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से होस्ट कंट्री यानी जिसमें पैसा लग रहा है,
तो होस्ट कंट्री में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और इससे फायदा एक तरीके से पब्लिक को ही मिलेगा। ठीक है, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट भी इसमें एक पॉइंट हो जाता है। वो वैसे देखो क्या है इसका मतलब कि लोकल कंपनीज ग्लोबली सप्लाई चेन से जुड़ जाती है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ता है बेसिकली। बेनिफिट्स फॉर होम कंट्री, अब बेनिफिट्स बढ़ेंगे किसमें, होम कंट्री के लिए। मतलब मैं जिस कंट्री का हूँ, मैं किसी दूसरे कंपनी में सेटअप कर रहा हूँ, दूसरे कंट्री में एक कंपनी सेटअप कर रहा हूँ, तो जिस कंपनी में सेटअप करूंगा वो होस्ट कंट्री और ये मेरी कंट्री होम कंट्री हो जाएगी, ग्लोबल एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि कंपनीज बड़े लेवल पर ग्रो करती है तो नए कस्टमर्स तक पहुंचती है। ठीक है मेरे भाई। इंक्रीज अर्निंग्स, इंक्रीज बेसिकली हम अपनी कंट्री में तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जाके भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो हमारे अर्निंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसको ना थोड़ा सा डिटेल्ड में लिख कर आना, डिटेल्ड में। अब इंक्रीज अर्निंग का मतलब इतना लिख दोगे, इट इंक्रीजेज अर्निंग ऐसे करके कुछ थोड़ी ना लिख दोगे, उसको पूरी तरीके से क्लियर वे में समझा के आना ना। एक्सेस टू रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है, उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल रिसोर्सेस मिल जाता है जो उनके अपने देश में महंगा या कम होता है। कहने का मतलब है कि अब हम दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो वहीं पे हम रिसोर्सेस खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी कंट्री से वहां लेकर जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, वहीं पे खरीदेंगे तो सस्ता पड़ जाएगा एक तरीके से। इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, देखो बिल्कुल सही बात है, हम अपनी कंट्री में भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, सामने की कंट्री में भी, दूसरी कंट्री में बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री में जितनी भी कंपनीज होगी वो हमसे हमें हमारे कंपटीशन में आएगी। ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर, हम नॉलेज का ट्रांसफर कर रहे हैं, बाहर से नॉलेज लेकर आ रहे हैं अपने कंट्री में, अपनी कंट्री का नॉलेज भी बाहर को दे रहे हैं, तो नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, बाहर के मार्केट से सीखी हुई बातें वो अपने देश में अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, एफडीआई दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है, ठीक है पहले पढ़ के बता देता हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, बिल्कुल कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करना, नया स्टार्ट करना, जमीन खरीदना, फैक्ट्री सेटअप करना, टोटल बिल्कुल नया बिजनेस लगाना, कहाँ पे, फॉरेन में। ठीक है, हाँ ठीक है। और ब्राउन फील्ड होता है चला चलाया हुआ बिजनेस खरीदना, एक चला चलाया हुआ एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीदना, आगे लेके जाना। ठीक है, इसमें बिल्कुल नए से स्टार्ट करना पड़ता है, इसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस को इम्प्रूव करता है। फॉरेन की बात हो रही है, फॉरेन में ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें सब कुछ हमें नया सेटअप करना पड़ता है, टोटली सारा डिफरेंट, हमें मतलब जितने भी सारे ऑपरेशंस रहते हैं बिल्कुल शुरू से शुरू करने पड़ते हैं अगर किसी और कंट्री में स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा कम खर्चा वाला होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, चले चलाए बिजनेस, चला चलाई हुई गुडविल मिल जाती है, तो इसलिए हमें ज्यादा इशू नहीं रहता है इसको ऑपरेट करने में। ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है सेटअप करने के लिए, हमारे बिजनेस शुरू होता है, फिर लोग उसको जानते हैं, टाइम लगता है। ये थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाता है क्योंकि लोग उस कंपनी को ऑलरेडी उस कंट्री में जान रहे होते हैं। नेपाल की कोई कंपनी थी, मैं गया उस कंपनी को खरीद लिया, वो जानी मानी कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी, तो लोग जल्दी भरोसा करेंगे अब मेरे प्रोडक्ट पे। मेरे को ना ही शुरू से सेटअप करना पड़ेगा, उसका कंपनी के ऑलरेडी हेडक्वार्टर वगैरह सेटअप होंगे, तो ये इजी रह जाता है। इसमें रिस्क काफी हाई रहता है, इतना पैसा लगाने के बाद रिटर्न मिले ना मिले, हमारा इनकम और इनकम अच्छे से हो ना हो, कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत गारंटी रहती है क्योंकि चली चलाई कंपनी हम खरीद लेते हैं, उसको और इम्प्रूव करते हैं, इसमें रिस्क कैसा रहता है, लो रहता है। ठीक है, मेरी तरफ से एफडीआई भी करा दिया है मैंने। ठीक है, अब आप सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, और मैंने जो पिन कमेंट में कहा है वो जरूर कंप्लीट करा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद मेरे दोस्तों। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना, और कोई टॉपिक भी अगर करना हो तो मेरे को कमेंट में लिख देना, अगर मेरे को टाइम मिला मैं वीडियोस पे बना दूंगा। पीडीएफ चाहिए हो कमेंट में पीडीएफ भी टाइप कर देना। ठीक है मेरे भाई, पिन कमेंट एक बार जरूर से चेक कर लेना, रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।